आज हम करेंगे कक्षा 8वीं की मार्च 2021 की वर्कशीट, गणित विषय की वर्कशीट है यह। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम यहाँ लिखना है, यहाँ पिताजी का नाम, यहाँ आपकी संस्था का नाम और कक्षा आ जाएगी 8वीं। ठीक है, यहाँ आपके स्कूल का नाम आएगा। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। इसमें जो प्रश्न पहला दे रखा है, दी गई संख्या रेखा पर अक्षर B द्वारा प्रदर्शित परिमेय संख्या है। तो अक्षर B द्वारा प्रदर्शित परिमेय संख्या यहाँ पर कौन सी है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे जैसे दे रखा 1/9, 2/9, तो यहाँ आ जाएगा 3/9। ठीक है, 4/9, फिर यहाँ आ जाएगा 5/9। तो यहाँ जो B द्वारा प्रदर्शित संख्या है वो है 5/9। ठीक है, 5/9। फिर यहाँ आ जाएगा 6/9, क्योंकि ये तो इसके बिल्कुल पास में आ गया इसलिए यहाँ 6/9। और यहाँ 7/9 हो जाएगा, यहाँ 8/9 है। और ये 9/9 हो जाएगा, मतलब 1। ठीक है, 10/9, 11/9। तो यहाँ जो प्रदर्शित संख्या वो है 5/9। तो हम यहाँ लिखेंगे 5/9, सी वाला। ठीक है, सेकेंड वाला है, इसमें सही विकल्प चुनिए में सूर्य का व्यास 1.4 और 10⁹ मीटर एवं पृथ्वी का व्यास 1.2756 गुणा 10⁷ मीटर है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग गुना है। तो कितना गुना है? तो सूर्य का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास से कितना गुना है? तो सूर्य का व्यास जो है 1.4 गुणित 10⁹ है। ठीक है, और जो पृथ्वी का व्यास है 1.2756 गुणा 10⁷ है। तो हमें यहाँ पर लगभग बताना है। तो 1.2756 को हम लिख देंगे 1.3 गुणा 10⁷। तो ये 10⁷ जब ऊपर जाएगी, ये 10⁷ जब ऊपर जाएगी तो हो जाएगी 10⁻⁻7। ठीक है, ऊपर जाएगी घात तो ऋण के साथ हो जाएगी। और यहाँ पर 1.3 और ये 1.4 है। ठीक है, तो यह जब हम भाग लगाएंगे तो 13 एकम 13 हो जाएगा और पॉइंट में कुछ आएगा, मतलब लगभग 1 आएगा। गुणा 10⁹ में से 10⁻ ऋण के साथ घटाएंगे तो 10⁻ बच जाएगी 2। 10⁻2 मतलब होता है 100। ठीक है, तो 1 गुणा 100 बराबर हो जाएगा 100। तो यहाँ पे आ जाएगा 100 गुना। ठीक है, 100 गुना। तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए बताया था कि 100 गुना क्यों आएगा, तो यहाँ इसका उत्तर लिख देंगे हम 100 गुना। ठीक है, अब अगला जो तीसरा क्वेश्चन है, 28 फलों में 7 संतरे हैं तो संतरों का प्रतिशत है। तो संतरों का प्रतिशत निकालेंगे हम। 28 फलों में 7 संतरे हैं, संतरों का प्रतिशत है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि वो प्रतिशत x है। ठीक है, प्रतिशत कितना है? x है। तो 28 का x प्रतिशत मतलब x/100 बराबर हो गया है 7। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 7 गुणा 100/28। भाग लगा देंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28, फिर 4 से यहाँ काट देंगे, 4 दूना 8, 2 बचा 0, 4 पंजो 20। तो ये हो गए 25। तो यहाँ पे उत्तर आएगा 25%। ठीक है, उत्तर आएगा डी 25%। और क्यों आया ये भी हमने करके देख लिया है। अब अगला जो चौथा वाला क्वेश्चन है, उपरोक्त बॉक्स में बने प्रतिरूप को गुणनफल के रूप में किस प्रकार लिखा जा सकता है? तो यदि हम इस प्रतिरूप को गुणनफल के रूप में लिखेंगे, ठीक है, जैसे गुणनफल के रूप में इसको लिखना होगा, तो यहाँ पे था m+2। ठीक है, m+2 में हमें गुणा कर देंगे हम n का। तो n का m में गुणा करेंगे तो हो जाएगा nm प्लस, और n में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2n। तो यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन है, यहाँ पर डी वाला mn + 2n। तो यहाँ पे इसका उत्तर आएगा डी। और हम यहाँ लिख भी देंगे mn + 2n। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न है, संख्या 1 से 100 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? ठीक है, संख्या 1 से 100 के बीच कितनी पूर्ण घन संख्या है? ठीक है, घन संख्याएं कितनी है? तो घन संख्याएं क्या होती है? जैसे 1 का घन मतलब इसकी घात 3। तो 1 का घन जब करेंगे तो 1 की घात 3 मतलब 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 1 में 1 का गुणा 1, 1 में 1 का गुणा 1, तो यहाँ 1 ही आएगा। 2 का घन मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
ठीक है। 3 का घन, तो 3 का घन मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 होगा। उसी प्रकार 4 का घन बराबर 4 गुणा 4 गुणा 4 बराबर 4 चौक 16, और 16 में 4 का गुणा करा तो 64 हो गए हैं। उसी प्रकार यदि हम 5 का घन करेंगे मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 में 5 का गुणा करा 25, में 5 का गुणा करा तो 125, 125 100 से ज्यादा हो गए। तो जो हमने संख्याओं का घन निकाल लिया है, तो जो 4 तक की संख्याएं हैं, ठीक है, 1 2 3 4 तक की जो संख्या है उनका जो घन निकला वो 100 के बीच में है, और 125 जो 5 का घन निकला तो 100 से ऊपर हो गया। तो अब हम बता सकते हैं कि संख्या 1 से 100 के बीच कितनी पूर्ण घन संख्या है। तो कितनी है पूर्ण घन संख्या? 4 है, ठीक है। तो इसका उत्तर आएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा ए, और इसका उत्तर आया 4। अब अगला जो प्रश्न नंबर 2 दे रखा है, प्रश्न नंबर 2 दे रखा है, दिए हुए प्रत्येक ठोस के लिए 2 दृश्य दिए हैं। प्रत्येक ठोस के लिए संगत ऊपर से दृश्य और सामने से दृश्य का मिलान कीजिए। तो हमें बताना कि ऊपर से कैसा दिखेगा और सामने से कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे वस्तु दे रखी है, जैसे यहाँ एक बोतल दे रखी है, तो सामने से कैसे दिखेगी और ऊपर से कैसे दिखेगी। तो यहाँ मिलान करके बताना है हमें, ठीक है। तो ए का मिलान, ठीक है, सामने से दृश्य में किससे होगा? इससे होगा, ठीक है। ये आप आसानी से करते हो, ये सामने से दृश्य हो गया, और अब ऊपर से दृश्य कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऊपर से दृश्य। उसी प्रकार ये है एक बाट, बी वाला एक बाट है, तो ये सामने से दृश्य कैसा होगा? ऐसा होगा, ठीक है। और ऊपर से दृश्य कैसा होगा? ऊपर से दृश्य होगा ऐसा, ठीक है, इस ऐसा। तो हम इस ऊपर से दृश्य में इसको हमें यहाँ लाना पड़ेगा। उसी प्रकार एक थर्मस है, थर्मस का जो सामने का दृश्य है वो कैसा होगा? ऐसा होगा। तो ये हमने मिला दिया, ठीक है। और ऊपर से दृश्य, तो ऊपर से दृश्य कैसा होगा इसका? ये वाला होगा लगभग, ठीक है। उसी प्रकार ये है डी वाला कप प्लेट, कप प्लेट का जो ऊपर से दृश्य होगा कैसा होगा? ऐसा होगा, ये मिला दिया। और सामने से दृश्य ऐसा होगा और ऊपर से दृश्य होगा ऐसा, कप प्लेट दिख रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार ये एक डिब्बा है, डिब्बे का जो सामने का दृश्य होगा कैसा होगा? ऐसा होगा। तो ये हम ऐसे मिलान कर देंगे। और ऊपर से दृश्य कैसा होगा? ऐसा दिखेगा, हमें ऊपर से देखेंगे। तो इस प्रकार ये हमने मिलान कर दिया। बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हो। अगला जो प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। तो इसमें पहला है ए स्क्वायर मतलब ए की घात 2, ए का वर्ग ऋण 3 है, 2 ए की घात 2 धन 4 से कितना बड़ा है। मतलब ये जो आगे वाली संख्या है, यहाँ कॉमा लगा है, तो ये जो संख्या है ये इस संख्या से कितनी बड़ी है, ठीक है। ये हमें बताना कि कितनी बड़ी है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, हम बोलेंगे कि माना कि x बड़ी है, ठीक है। हमने मान लिया कि x कितनी बड़ी है, ठीक है। यदि इतनी बड़ी है, ठीक है, ये संख्या इस संख्या से इतनी बड़ी है, तो यदि इस संख्या में ये जोड़ देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगी। तो देखो a का स्क्वायर ऋण 3 है बराबर 2 a का स्क्वायर धन 4 है धन x। यदि इसमें x मिला देंगे तो ये दोनों बराबर हो गई है। अब हमें तो x का पता करना है कि कितनी बड़ी है, इसलिए तो हम x को यहीं रहने देंगे और इसको इधर ले आएंगे। तो a का स्क्वायर ऋण 3a ऋण 2a का स्क्वायर, ये इधर से इधर आएगी तो ये ऋण की हो जाएगी। ये संख्या इधर ले जाएंगे हम बराबर के इस तरफ, तो ये ऋण की हो जाएगी, ये भी ऋण की हो जाएगी। तो ये धन की जगह ऋण का 4a बराबर x हो गया है। अब ये a का स्क्वायर और a के स्क्वायर से a के स्क्वायर वाली संख्या घट जाएगी और a वाली संख्या घट जाएगी। तो a के स्क्वायर में से ऋण के 2 a के स्क्वायर घट जाएगा, तो क्या बचेगा? ये a का स्क्वायर है धन का है, ये ऋण का है, ठीक है, पर ये बड़ी संख्या है। 2a में से a गया तो a बचा, और किसका बचेगा? ऋण का, क्योंकि जो बड़ी संख्या होगी उसका निशान आएगा। तो यहाँ बचा है ऋण का a स्क्वायर, ठीक है। अब ये ऋण का 3 है और ऋण का 4 है, तो ऋण और ऋण की संख्या आपस में जुड़ जाएगी और चिन्ह आएगा हमेशा उसी संख्या का, बड़ी संख्या का आएगा। तो ऋण और ऋण है, तो ऋण के बचे 4 और 3 हो गए 7, a बराबर x।
तो यह संख्या कितनी बड़ी है, तो इतनी बड़ी है, ऋण का a स्क्वायर ऋण 7a बराबर 1 से मतलब इतनी बड़ी है। ठीक है, हमने निकाल लिया कि संख्या इतनी बड़ी है। इसी प्रकार अगला प्रश्न इसी का है, प्रश्न नंबर 3 का जो सेकंड वाला है। मीना अपने वेतन में से 400 बचाती है, रुपए 400 बचाती है। यदि यह उसके वेतन का 10% है, तब उसका वेतन ज्ञात कीजिए। मीना जो है अपने वेतन में से 400 रुपए बचाती है और ये जो 400 रुपए है यह उसके वेतन का 10% है, तो उसका वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसका वेतन हमें ज्ञात करना है, तो हम यहाँ करेंगे माना कि मीना का वेतन बराबर x रुपए है। ठीक है, रुपए x है। ठीक है, अब वह अपने वेतन में से 400 रुपए बचाती है और ये उसके वेतन का 10% है, मतलब उसका जो वेतन है x, उसका जो 10% है, 10% मतलब 10/100 बराबर कितने हैं, 400 है। ये तो हमें बता रखा है 400 है। तो हम अब इसका मान निकाल लेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 400, ये 100 ऊपर चले जाएंगे, इस तरफ आएंगे तो 400 गुणा 100 हो गया, बट्टे ये 10 बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, x का मान निकाला तो x बराबर 400 गुणा 100 हो गए, क्योंकि ये जो इसके साथ वाली संख्या ये उस तरफ जाएगी तो ऊपर जाएगी और ये जाएगी तो नीचे जाएगी। अब हम इसका मान निकालेंगे तो 0 से 0 कट गया, 400 में 10 का गुणा करा तो कितने हो गए, 4000। तो 1 2 और 3 0 लग गए, तो x बराबर हो गया है रुपए 4000। तो मीना का वेतन हो गया है 4000 रुपए। अब अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। इसमें जो पहला है ऋण 4/5 और ऋण 2/3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है इनके बीच में। परिमेय संख्या ज्ञात करने का तरीका यह है कि हम इनके जो हर समान कर लेंगे तो हम इनके बीच की परिमेय संख्या निकाल लेंगे, और हर समान करने के लिए हम कोई बड़ी संख्या का गुणा करेंगे, जिससे कि हमें इनके बीच की परिमेय संख्या आसानी से मिल जाए। तो इसके लिए हम करेंगे कि ऋण 4/5 में किस संख्या का गुणा करें, और एक और जो संख्या है हमारे पास है ऋण के 2/3 है। ठीक है, तो हम इसमें ऐसी संख्या का गुणा कर ले ताकि इनके बीच की परिमेय संख्या भी हम निकाल सके। तो हम गुणा कर लेते, 5 में 6 का गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 अंक 30 हो जाएंगे, और 3 में 10 का गुणा कर देंगे तो 10 या 30 हो जाएंगे, लेकिन गुणा हमें ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 6 का गुणा करेंगे तो 4 छंग 24 बट्टा 5 छंग 30 हो गए, ऋण के 24/30 हो गए, और ऋण 2/3 में हम 10 का गुणा कर देंगे ऊपर और नीचे दोनों, क्योंकि गुणा हम ऊपर नीचे दोनों संख्या अंश हर दोनों में करेंगे तो संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगी ऋण की 10 दूना 20 बट्टा 10 या 30। तो अब हमारे पास जो संख्या हो गई है ऋण, कौन सी संख्या हो गई है, ऋण 24/30 और ऋण 20/30। ठीक है, तो यह हमारे पास दो संख्याएं हमें मिल गई। अब इनके बीच की परिमेय संख्या हम आसानी से लिख सकते हैं। हमें 3 परिमेय संख्या लिखनी है, तो ऋण 20/30 के बाद हम लिख देंगे ऋण 21/30, ऋण 22/30, ऋण 23/30। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो गया। 3 परिमेय संख्या हमने लिख दी है। नंबर 4 का ही सेकंड वाला है, m का मान ज्ञात कीजिए ताकि ऋण 3 इसकी घात है m प्लस n गुणा ऋण 3 की घात 5 है बराबर ऋण 3 की घात 7 है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि गुणा जो है, गुणा में घातें जुड़ जाती है। ठीक है, जैसे a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर, ये सूत्र है a की पावर m गुणा a की पावर n, तो बराबर हो जाएगा a की पावर m प्लस n, मतलब घातें जुड़ गई क्योंकि यहाँ संख्या समान थी, ये a था और ये भी a था, तो यहाँ a आ जाएगा और इनकी घातें जुड़कर यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये सूत्र इसमें लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऋण 3 है और ये भी ऋण 3 है, तो हम लिख देंगे ऋण 3। ठीक है, ऋण 3 और घातें जोड़ देंगे m प्लस 1 प्लस 5, मतलब m धन 1 धन 5 बराबर ऋण 3 और इसकी घातें 7। ठीक है,
अब हम यहाँ पर इनको जोड़ लेते हैं। तो ऋण 3 की घात हो गई m धन 5 और 1 6 बराबर ऋण 3 की घात हो गई है 7। ठीक है, अब हम घातों को देख लेंगे क्योंकि दोनों तरफ ऋण 3 है। तो m धन 6 बराबर हो गया 7। तो m बराबर हो जाएगा 7 ऋण 6। तो m बराबर हो गया 1। तो हमने एक m का मान निकालना था, हमने m का मान निकाल लिया, m बराबर 1। अगला प्रश्न जो है 3x ऋण 2y धन 10 और ऋण y ऋण 15 के योग में से 2x ऋण y ऋण 12 को घटाइए। तो हमें इन दोनों का योग करना है। इन दोनों का जो योग आएगा, जो जोड़ आएगा, उसमें से फिर ये घटाना। तो पहले हम इन दोनों का योग कर लेते हैं। तो योग करेंगे 3x ऋण 2y धन 10 और इसमें जोड़ना हमें ऋण के y। ऋण के y है तो y वाली संख्या के नीचे लिखेंगे। ये हो गए ऋण के y और ऋण के 15, तो ये संख्या वाले के नीचे लिखेंगे। ये हो गया है। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ प्लस का निशान आएगा। ठीक है, प्लस आएगा। अब इस धन के चिन्ह का गुणा इन चिन्हों में होगा। पहले तो धन का गुणा जो है ऋण में होगा, तो धन ऋण ऋण ही होगा और धन ऋण ऋण ही होगा, इसलिए हमने सीधा यहाँ ऋण ऋण ही लिख दिया था। अब हम इसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे 10, ये धन के 10 है और ऋण के 15 है। तो धन के 10 में से ऋण के 15 घट जाएंगे तो बचेंगे ऋण के 5। ठीक है, अब ये ऋण का 2y है और ये ऋण का ही y है, तो ऋण के कितने हो जाएंगे, ऋण के 2y और 1y होके ऋण के 3y हो गए हैं और ये है 3x। तो हमने इन दोनों संख्याओं को जो जोड़ लिया है तो हमारे पास आ गई 3x ऋण 3y ऋण के 5। अब हमें इसके योग में से अब ये संख्या घटानी, तो इसका योग हम पहले यहाँ लिख लेते हैं। तो इसका योग है 3x ऋण 3y ऋण 5 में से अब हमें घटाना है, मतलब घटाव करना है। ठीक है, घटाव करना है। और ये है 2x, ये है 2x और ऋण के y और ऋण के 12। संख्या के नीचे संख्या, y संख्या के नीचे y वाली और x के नीचे x वाली लिखेंगे। अब क्योंकि ऋण था, अब इस चिन्ह का गुणा भी इन सब में होगा। ठीक है, चिन्हों का गुणा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋण का गुणा 2x में होगा तो ये ऋण के 2x हो जाएंगे। ठीक है, ऋण का गुणा इस ऋण में होगा तो ये धन का y हो गया है और इस ऋण का ऋण में गुणा होगा तो धन का 12 हो गया। तो यहाँ पे पहले हमें चिन्हों का गुणा करना पड़ेगा इस तरह के गुणा में। तो अब हमें ऋण के 5 में से धन के 12 घटाने हैं। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ चिन्हों का गुणा कर दिया था इसमें, इसलिए आपको समझाने के लिए यहाँ चिन्हों का गुणा कर दिया इस संख्या में। तो ये संख्या हो गई, चिन्ह बदल गए क्योंकि ऋण का गुणा हो गया है। ठीक है, अब ऋण के 5 है और धन के 12 है तो यहाँ कितने बचेंगे, 7 बचेंगे, वो भी धन के, क्योंकि बड़ी संख्या धन की है। ठीक है, अब ये ऋण के 3y है और धन के y है, तो ऋण के 3y में से 1y कम हो गया है। ठीक है, तो ऋण के 2y बचे, ऋण के 2y और 3x में से 2x घट जाएंगे तो बचेगा x, वो भी धन का, क्योंकि धन की संख्या बड़ी है। तो इसका उत्तर आएगा x ऋण 2y धन 7। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज ₹600 है, वह धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वह धन मतलब मूलधन ज्ञात करना है हमें, मूलधन जो है ज्ञात करना है। तो और ब्याज दे रखा है। ठीक है, ब्याज दे रखा हमें, तो ब्याज कितना दे रखा, ब्याज बराबर है ₹600। ठीक है, ब्याज बराबर दे रखा ₹600 और वार्षिक ब्याज की दर दे रखी है। ठीक है, दर दे रखी है, दर कितनी है, दर है 5%, दर 5% है और समय भी दे रखा है, समय दे रखा है, समय दे रखा हमें 3 वर्ष। ठीक है, अब इसका सूत्र है, बहुत आसान सा सूत्र है, ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बट्टा 100। ठीक है, बहुत आसान सा सूत्र है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बट्टा 100। अब यहाँ पे मूलधन तो हमें ज्ञात करना है, तो मूलधन हम छोड़ देंगे, मूलधन यहीं लिख देंगे। मूलधन दर दे रखी हमें 5, समय दे रखा है 3, इसके बट्टे आ जाएंगे 100 और ब्याज भी दे रखा, ब्याज है 600 रुपए। ठीक है, 600 रुपए। तो अब हम मूलधन निकालेंगे। तो मूलधन निकालने के लिए
यहाँ पर लिख देंगे हम मूलधन, मूलधन बराबर है 600, मूलधन के बराबर में है 600। अब ये संख्याएं बराबर के उधर जाएगी तो इनका ये ऊपर चली जाएगी, 100 हो जाएगा ऊपर और 5 गुणा 3 हो जाएगा नीचे। ठीक है, अब इनका गुणा कर देंगे, 5 तिया 15 हो जाएंगे, तो ऊपर जो 600 गुणा 100 होके हो जाएंगे, पीछे 4 जीरो आ जाएंगे, बट्टे 15, भाग लगा देंगे, 15 एकम 15, 15 चौक 60, 1 2 और 3 जीरो बराबर हो जाएंगे रुपए 4000। ठीक है, इसका उत्तर आएगा मूलधन कितना है 4000 रुपए। अगला जो भाग है खंड ब है, प्रोजेक्ट कार्य करना था। यहाँ पर बच्चों प्रोजेक्ट कार्य है, विद्यार्थी कक्षा 6, 7 व 8 की गणित विषय की पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य माध्यमों की सहायता से किन्हीं 5 गणितज्ञों की जानकारी एकत्र कर नीचे दी गई सारणी को पूर्ण करे एवं निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सारणी पूर्ण करनी थी, आप अपने अनुसार अपनी बुक में से भी कर सकते हो। यदि आपकी 6ठी 7वीं या 8वीं में आपने किसी गणितज्ञ के बारे में पढ़ा हो तो आप लिख सकते हो। तो यहाँ जो हमने लिखे हैं, पहले गणितज्ञ हैं आर्यभट्ट, जन्म तिथि है 476 ईस्वी, जन्म स्थान है बिहार, शिक्षा जो है इनके बारे में विज्ञात नहीं है हमें, और खोज गणित में योगदान है, आर्यभट्टीय ग्रंथ लिखा था इन्होंने। ठीक है, दूसरा है श्रीनिवास रामानुजन, सन 1887 में इनका जन्म है, स्थान है तमिलनाडु, शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से, और इन्होंने जो गणित में योगदान दिया है वो संख्या सिद्धांत की खोज करी थी इन्होंने। फिर हमने लिखे हैं भास्कर द्वितीय, इनका जो जन्म हुआ था वो है 1114 ईस्वी में। ठीक है, जन्म स्थान के बारे में स्पष्ट पता नहीं है, शिक्षा के बारे में भी, और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा वो है सिद्धांत शिरोमणि नाम का ग्रंथ लिखा है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। फिर अगले जो गणितज्ञ है वो है सत्येंद्र नाथ बोस, सन 1894 में इनका जन्म हुआ कलकत्ता में, कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी और इन्होंने बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स का सिद्धांत दिया था। अगले जो गणितज्ञ लिखे हैं आचार्य हेमचंद्र है, 1145 ईस्वी, गुजरात में इनका जन्म हुआ था, शिक्षा के बारे में पता नहीं है, और इन्होंने गणित में योगदान दिया था, विशेष रूप से गणितज्ञ ही हैं। अब यहाँ पर लिखा है आपके घर से प्रत्येक गणितज्ञ के जन्म स्थान की अनुमानित दूरी लिखिए। तो हम एक एक गणितज्ञ के जन्म स्थान की जो है दूरी हम नाप नहीं सकते, हम अनुमानित दूरी लिखेंगे। आप जहाँ भी रहते हो, आप यदि जिस भी स्थान पर रहते हो उनसे ये सारे स्थान बहुत दूरी होंगे, तो आप अपने अनुमान से लिख सकते हो 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 1245 किलोमीटर, इस तरह से आप अनुमानित दूरी लिख सकते हो। उसके बाद है आपके घर से प्रत्येक गणितज्ञ के जन्म स्थान की दिशा लिखिए। तो दिशा भी आप अपने अनुसार उत्तर पूर्व, पूर्व पश्चिम, दक्षिण, और 5वें नंबर पे आ जाएगा पश्चिम। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। गणितज्ञ की जन्म स्थान की दिशा लिखनी है, और किन किन गणितज्ञों का जन्म ईसा पूर्व हुआ था, किन गणितज्ञों का जन्म ईसवी शताब्दी में हुआ। तो ईसा पूर्व के हमने यहाँ नहीं लिखे हैं, ईसवी शताब्दी में आर्यभट्ट, भास्कर द्वितीय तथा आचार्य हेमचंद्र, और बाकी सबका जो 2 और गणितज्ञ हमने लिखा है उनका जो जन्म है वह सन में हुआ है, मतलब इसमें नहीं आएंगे वो। इस प्रकार ये हमने प्रोजेक्ट कार्य भी पूरे कर लिए, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 8वीं की बाकी वर्कशीट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।